Hello and welcome to my app GST Seekho. A quick tech check that I'm clearly visible and audible. फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दीजिए so that we can start today's webinar. Thank you so much. आप सबका स्वागत है आज के इस वेबिनार में जो कि कंडक्ट किया जा रहा है लाइव ऑन GST Seekho ऐप. इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल रहेगी. अगर बीच में कहीं कुछ स्किप हो जाए तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आज के इस वेबिनार में जो हम कवर करने जा रहे हैं दैट इज जीएसटी एमनेस्टी स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस की है फॉर वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. इसको हम पूरा डिटेल में आज समझेंगे. इसके साथ हम समझेंगे 16.5 और 16.6 जो लास्ट ईयर लॉ के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, इनका क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है और ये कैसे आपकी डिसीजन आपकी कंसल्टेंसी को लेके अफेक्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं. इनसे मिलता जुलता ही है सेक्शन 16.4 और आरसीएम. इसके लिए भी लास्ट ईयर ही एक एक्सप्लेनेशन, एक सर्कुलर आया था, उसको भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे. इन तीनों को साथ में लेने का मकसद ये है कि ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. ठीक है, इसलिए हम आज के इस वेबिनार में इन तीनों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम क्या है. गवर्नमेंट ने एक्ट के अंदर एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया लास्ट ईयर फाइनेंस बिल में. ठीक है, और वो सेक्शन है 128A. सेक्शन 128A, सेक्शन 128 ऑलरेडी इन प्लेस है, जो कि ये कहता है कि अगर कोई पेनल्टी जो कि सेक्शन 122 में लग रही हो या 129 में लग रही हो, उसको वेव करने की पावर गवर्नमेंट के पास है. वो 128 कहता है. 128 इंटरेस्ट की बात नहीं करता. 128A जो है वो बात करता है इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दोनों की. ठीक है, अगर उनको पेनल्टी सिर्फ वेव करनी होगी तो वो 128 से भी कर सकते हैं. इंटरेस्ट के वेवर के लिए 128A की पावर यूज करनी पड़ेगी. क्या कहता है 128A, उसको क्रक्स क्या है उसका वो मैं लेकर आया हूं आपके पास. अगर किसी मैटर में शो कॉज नोटिस इशूड है, शो कॉज नोटिस मतलब आपका DRC 01, ठीक है, शो कॉज नोटिस इशूड है और वो है अंडर सेक्शन 73, लेकिन उसका ऑर्डर अभी तक इशू नहीं हुआ है. ठीक है, तो वो मैटर आपका इस एमनेस्टी में कवर हो जाएगा. फिर ये बात कर रहे हैं 73 का ऑर्डर इशूड है लेकिन एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर इशूड नहीं है. क्या हो सकता है, ऑर्डर आ गया, या तो आपने अपील की, ठीक है, और अपील अभी पेंडिंग है. ठीक है, दूसरा अपील ही नहीं की. ये दोनों केस कवर होंगे क्या? ठीक है, आज इसको हम काफी इंटरेक्टिव बनाते हुए चलेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल इन दिस. ठीक है, तो दो केसेस हो सकते हैं. 73 के अंदर आपके पास ऑर्डर आ चुका है, ऑर्डर यानी कि DRC 07 आ चुका है. ठीक है, और आपने दो सिनारियो हो सकते हैं, या तो अपील कर दी और अपील पेंडिंग है इसीलिए अपीलेट अथॉरिटी ने इशू ऑर्डर नहीं किया, या फिर आपने अपील ही नहीं करी. तो आप मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि कौन सा इसके अंदर मैटर कवर्ड है, फर्स्ट या फिर बोथ. आपने अपील कर रखी है और पेंडिंग है, या फिर दोनों मैटर इसमें कवर होंगे? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए. लैंग्वेज ये है कि ऑर्डर इशूड है सेक्शन 73 में, लेकिन एपेलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर इशू नहीं किया है. ठीक है, सो बोथ आर बीइंग कवर्ड, ऐसा आंसर आ रहा है. ठीक है, डिपार्टमेंट का कहना है कि साहब एपेलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर इशू नहीं किया, मतलब उनको ऑर्डर इशू करने की जरूरत थी लेकिन नहीं किया. जरूरत क्यों थी? क्योंकि आपने अपील कर रखी है इसीलिए, जबकि ऐसा नहीं है. एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर इशू नहीं करने का मतलब ऑर्डर इशू करने की जरूरत भी नहीं थी तो भी नहीं होगा ना. जब हमने अपील ही नहीं करी तो उन्होंने ऑर्डर इशू नहीं किया. यहां पे क्लैरिफिकेशन भी आ चुका है, बोथ आर कवर्ड, चाहे आपने अपील की हो चाहे अपील नहीं की हो. ठीक है, तीसरा मैटर है आपका एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर भी आ चुका है, यानी कि हमने 73 के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की. ठीक है, अपील की सेक्शन 107 में एपेलेट अथॉरिटी के पास, उन्होंने भी ऑर्डर इश्यू कर दिया ये बोल के कि नहीं साहब आपकी बात हम नहीं मानेंगे, आपको टैक्स ब्याज पेनल्टी जमा करवाना ही पड़ेगा. ठीक है, बट एपेलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर इज नॉट इशूड. अभी तक, आज जब हम ये वेबिनार कर रहे हैं, अभी तक तो ट्रिब्यूनल्स बनी भी नहीं है प्रॉपरली, तो उनका ऑर्डर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. तो यहाँ पे अगर आपका DRC 7 इशूड है और एपेलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पेंडिंग है तो वो भी यहाँ पे केस कवर हो जाएंगे. एक और चीज इन्होंने कवर की है,
कि इनिशियली जो नोटिस और ऑर्डर है या नोटिस है वो 74 में इशूड है। अभी 73 और 74 का क्या डिफरेंस है? दोनों बात करते हैं मेजरली 5 इवेंट्स की। पहला, टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड या एरोनियस रिफंड, या फिर आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। ठीक है, इन पांचों केसेस के लिए 73, 74 दोनों बात करते हैं। अगर ऐसा कोई इवेंट है तो आपसे टैक्स ब्याज पेनल्टी से वसूल किया जा सकता है। 73 बात करता है मैक्सिमम 10% ऑफ पेनल्टी की, 74 बात करता है मैक्सिमम 100% ऑफ पेनल्टी की। ठीक है, और दोनों के बीच जो मेन डिफरेंस है दैट इज द रीजन। ये जो टैक्स शॉर्ट पेड है या नॉट पेड है, दिस शुड बी बाय वर्च्यू ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन विद इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो अगर ऐसा कुछ है तो 74 का आपके पास नोटिस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है तो 73 का। टाइम लिमिट का भी फर्क है। 73 के अंदर 3 साल की टाइम लिमिट है टू इशू ऑर्डर, और 74 के अंदर 5 साल की टाइम लिमिट है टू इशू ऑर्डर। तो अगर कभी ऐसा हुआ कि डिपार्टमेंट 73 की टाइम लिमिट स्किप कर चुका है तो फिर वो 74 को ही यूज करते हैं, चाहे ऐसा फ्रॉड वगैरह कुछ हो या ना हो। दूसरा जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, सेंट्रल जीएसटी के अंदर अगर ऑडिट हुई है, डिपार्टमेंटल ऑडिट, तो वो कंपल्सरीली फिर 74 में ही नोटिस देते हैं। उनके पास 73 में देने का कोई ऐसा वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी 73, 74 की। अब ये कह रहे हैं कि 74 में नोटिस इशूड है। नोटिस किसमें इशूड है? 74 में, या फिर ऑर्डर भी 74 में हो चुका है। लेकिन बाद में सब्सिक्वेंटली 75(2) के तहत क्या है, उस नोटिस या ऑर्डर को 73 में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो भी वो 73 का ही काउंट होगा और इस स्कीम के अंदर कवर हो जाएगा। कौन सा टाइम पीरियड? 17-18, 18-19 और 19-20। इन 3 साल से रिलेटेड जितनी भी आपकी डिमांड्स हैं, ठीक है, जिनके लिए सेक्शन 73 के तहत नोटिस इशू हुआ है, ऑर्डर इशू हुआ है और इनमें कहीं कवर होता है, तो वहां पे आप एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इंटरेस्ट और पेनल्टी वहां पे आपको वेवर मिल जाएगा।